हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। इसमें हम बात करेंगे, हमने जो आपने मैसेज किया है कि इसमें IEEE 14 बस का जो प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट है फुल कनेक्टिविटी के साथ, उसमें सारी लाइनें सही से अटैच हैं, सारे PMU लगे हुए हैं, 4 PMU यूज़ किए गए हैं और उसमें वेव फॉर्म्स रिसीव हो रही हैं हमारी। तो हम उस प्रोजेक्ट का डिस्कशन और उसका पूरा रनिंग प्रोसेस आपको सेव करके दे रहे हैं। और इसको पहले तो हम ये बता दें आपको अनजिप कैसे करना है। तो ये हमारा फोल्डर है विनरार आर्चीव 51 KB का है। तो इसको आप आर्चीव कैसे करेंगे, इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट टू फॉल्ट डिटेक्शन, मतलब सेम नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसमें एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे आपका फॉल्ट डिटेक्शन 39 बस PMU2 का SLX फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, इसकी डेट आप देख सकते हैं। तो डेट हम कौन सी देख रहे हैं, 17/4। ठीक है, 17/4। ये देखिए आज का फोल्डर जो अभी हमने इसको अनजिप किया है, तो ऐसा फोल्डर हमारे पास कुछ रिसीव हो गया। इसके अंदर फाइल आ गई और ये फाइल कब की मॉडिफाई हुई है, ये 12/4/2022, मतलब 12 तारीख को मैंने आपका प्रोजेक्ट किया हुआ था। ठीक है, उस पर काम किया हुआ था। ये 39 बस का, इसको आप रन करेंगे। अच्छा, रन आप यहाँ पे डबल क्लिक करके नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये फाइल जानता नहीं है कि कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू इस फाइल को खुलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा मैटलैब आ गया। ठीक है, मैटलैब पहले से ही ओपन है, सिमिलिंक ओपन है पहले से, हमने उस पर खोला। ठीक है, हमने सिमिलिंक को खोल दिया, इसके डायलॉग बॉक्स को। फिर ये आपका डायलॉग बॉक्स ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसको हमने ऐसे करके यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से ओपन में गए। ओपन जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ओपन किया आपने और ये ऐसे करके कुछ बिन फोल्डर खुलता है। बिन फोल्डर इसलिए खुलता है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट फाइल सेव का फोल्डर होता है। जो भी आप सिमिलिंक की SLX फाइल या .m फाइल या जो भी आप एम्बेडेड की फाइल बनाते हैं वो बिन फोल्डर में सेव होता है। तो ये पॉली स्पेस में R 2021 में सेव होता है। ठीक है, अब पॉली स्पेस में आप जाएंगे, ये फोल्डर है आपका, इसमें सेव होते हैं सारे प्रोग्राम। ये सिमिलिंक प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, अच्छा इस फोल्डर में भी नहीं, ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर था, हमने सेव किया है आपके प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ पे आपका आ गया जो आप प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे वो यहाँ पे आपका पॉली स्पेस वर्क स्पेस में आएगा। ठीक है, इसमें आपने गया, फिर आप डेट देख लीजिए, डेट मॉडिफाइड SLX फाइल यहाँ पे टाइप आ जाएगा। ये फाइल फोल्डर है, ये SLX फाइल है। और मॉडिफाइड कौन सा है, आज की करंट डेट है 17 अप्रैल 2022, 11:37 पे हमने इसको अनजिप किया है। आपने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, तब यही आपका सेम प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी कनेक्टिविटी पे काम नहीं हुआ है, काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम 14 बस के प्रोजेक्ट को खोलना चाहें तो कैसे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पॉली स्पेस में जाएंगे। ठीक है, पॉली स्पेस वर्क स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहा है फॉल्ट डिटेक्शन IEEE 14 बस 2021 यूजिंग PMU। इसकी मॉडिफिकेशन डेट कितनी है, 18/7/2021, मतलब इस पे लास्ट मॉडिफाइड कब किया गया था, जुलाई 21 में। तो पिछले साल का ये प्रोजेक्ट है। इसको आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया। ठीक है, इस तरीके से आप ओपन करेंगे, कुछ टाइम देंगे। मैटलैब का सॉफ्टवेयर थोड़ा प्रोसेस करता है आपका सॉफ्टवेयर। मेरे लैपटॉप जो है इसमें i3 प्रोसेसर है 10th जनरेशन और रैम इसकी 8 GB है, तब ये इतना टाइम ले रहा है। तो आपका अगर रैम जो है SSD नहीं होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपका हार्ड डिस्क भी SSD होनी चाहिए और प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए, और लेटेस्ट अगर सिस्टम होगा तो वो रन अच्छे से करेगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कोप खुल गया है, क्योंकि ये फुल्ली वर्किंग प्रोजेक्ट है तो इसमें दोनों स्कोप आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम स्कोप को कैसे देखेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे, क्योंकि ये इस तरीके से सेट है कि आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके स्कोप एक साथ खुल जाएंगे। तो ये देखिए अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है इसी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसको हमने फुल मैक्सिमाइज किया और नेक्स्ट और देखते हैं हम, यहाँ पे सिमुलेशन आ गया, डिबग आ गया, मॉडलिंग आ गया। तो हमें क्या करना है, सिमुलेशन पे जाना है। ठीक है, डिबग अभी नहीं करना है, मॉडलिंग कर चुके हैं, फॉर्मेट नहीं करना है। फॉर्मेट मतलब कलर, किसी ब्लॉक का कलर कैसा होना है, वेव फॉर्म का कलर कैसा होना है, बैकग्राउंड कैसा कलर होना है, आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है, आपके अपने ग्रुप का नाम डालना है, तो इसमें फॉर्मेटिंग में आता है। एप्स जो है इस आपके सिमिलिंक जो सॉफ्टवेयर है इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड एप्स कौन कौन सी हैं, वो है लीनियराइजेशन मैनेजर, मॉडल लीनियराइजर,
कंट्रोल सिस्टम डिजाइनर, आप कंट्रोल सिस्टम डिजाइनर की जो अपने कंट्रोल सिस्टम पढ़े होंगे, एस स्क्वायर इक्वल टू 2s प्लस, मतलब जो स्टेबिलिटी किसी फंक्शन के स्टेबल करने के लिए एक सिस्टम कंट्रोल एक इक्वेशन बनती है, तो ये कंट्रोल सिस्टम डिजाइन हो सकता है। पैरामीटर एस्टिमेटर, रिस्पांस ऑप्टिमाइजर, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ROS भी फीचर दिया गया कि आप किसी 6 आर्म के रोबोट को, 2 आर्म के रोबोट को, 2D रोबोट, 3D रोबोट, क्वाडकॉप्टर, है ना, कितने भी टाइप के आप रोबोट्स होंगे उसके सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। एम्बेडेड कोडर, मतलब जो आपने सिमिलिक मॉडल तैयार किया है उसका कोड आप एम्बेडेड में बर्न कर सकते हैं। फिक्स्ड पॉइंट टूल, ये आपका फिक्स पॉइंट टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आता है। रिक्वायरमेंट्स मैनेजर, यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। फिर कवरेज एनालाइजर हो गया, तो यहाँ पे हम सिमुलेशन पे चलेंगे, इन एप्स की हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आपका सक्सेसफुली प्रोजेक्ट रन हो चुका है, बन चुका है, तो आप यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रन भी कई टाइप का हो सकता है कि हमें साइमुलेट मॉडल करना है कि साइमुलेट पेसिंग करनी है, मतलब हमें पेस में रन करना है या इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन तक रन करना है, तो इसके भी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप टाइम है 0.12 सेकेंड, मतलब हमें केवल अपने इस प्रोजेक्ट को 0.12 सेकेंड तक रन करना है, इससे ज़्यादा नहीं रन करना है, क्योंकि PMU जो है, जो फेज है, वो 1 सेकेंड के 50वें भाग में भी कंपैरिजन करता है। मतलब हमें 1 सेकेंड का 1 सेकेंड नहीं लेना है, 1 सेकेंड का 50वां भाग, 1/50th पार्ट ऑफ द सेकेंड हमें उस पर सिमुलेशन करना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका IEEE 14 बस का है, तो इसको हम पहले ऐसे इधर ड्रैग करते हैं और इसको कंट्रोल माइनस से पहले हम मिनिमाइज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक ही स्क्रीन में आ गया। क्यों? क्योंकि ये 14 बस के लिए है, आपका प्रोजेक्ट 39 बस के लिए है। अगर ये 4000 में है तो आपका प्रोजेक्ट मिनिमम 12,000 का बनना चाहिए, लेकिन मैंने इसको 5000 में ही केवल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसे एक्सटेंड करने के लिए इधर साइड में इसको वर्टिकली कॉन्फ़िगर किया है, आप देख सकते हैं। और ये IEEE 14 जो है, ये 14 बस का जो स्टैंडर्ड है उसका ही बेस्ड है, ठीक है। ये डाउनलोड, ये स्टैंडर्ड है जो वहाँ से मैटलैब की साइट से डाउनलोड किया गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है कि आप कहते हो कि नहीं हमें सर मैटलैब का ही कोड चाहिए या मैटलैब की साइट से ही कोड चाहिए, तो मैटलैब जो है एक मैथवर्क्स का ही आपका सब्सिडरी है, उसी के अंडर ही साइंटिस्ट और इंजीनियर और उसके एप्लीकेशन इंजीनियर कार्य करते हैं, हमारे ही तरीके से होते हैं, और वो अपने मॉडल को अपलोड कर देते हैं मैथवर्क्स की साइट पे। तो अगर मैं चाहूँ अपना कोड बनाऊं और उसकी साइट पे अपलोड कर दूं, तो आपको वहां पर मैथवर्क्स की साइट पर विजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैंने जो कोड बनाया है और जो मैथवर्क्स की साइट पे कोड है पड़ा, उसमें अगर डिफरेंस है तो आपका कोड प्रॉपर नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, आपके उस पे थीसिस पे आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोड सभी मान्य होते हैं, सभी स्टैंडर्डाइज होते हैं। आप जिस कोड पे वर्क करेंगे, जिस कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क करेंगे, वो आपका माना जाएगा। बस आपका कोड रन होना चाहिए, आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ बस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये IEEE 14 बस का ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप देखिए, इसको पहले हम मैक्सिमाइज करके एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमने जनरेटर कितने यूज़ किए, मतलब हमने एनर्जी सोर्स के जनरेटर कितने यूज़ किए। ये जनरेटर 1 है, जनरेटर 2 है, ये सिंक्रोनस कंपनसेटर है, ये आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये आपका क्या है 3 फेज RLC लोड है, ये आपका 3 फेज RLC ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है। ये सारे स्कोप हैं जो ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी स्कोप होते हैं। स्कोप का मतलब क्या है? जहां पर आप 3 वेव फॉर्म्स को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर उसके बाद ये आ गया आपका RLC लोड। RLC लोड का मतलब क्या है? उसमें रेजिस्टेंस की फीचर्स है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। जैसे कि आपका फैन है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है उसकी वाइंडिंग के द्वारा, इंडक्टेंस होता है इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में मैग्नेटिज्म के द्वारा, और इंडक्टेंस होता है फिर रिलेक्टेंस RLC, और कैपेसिटर तो आप जानते ही हैं, उसमें लगा होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को फिल्टर करने के लिए। तो हर एक लोड में RLC का कुछ ना कुछ कंपोनेंट, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है। फिर सिंक्रोनस कंपनसेटर मैं आपको बता चुका हूं, सिंक्रोनस कंपनसेटर कंपनसेट करता है जो भी लोड आ रहा है आपकी ग्रिड पर, वो उस लोड को कंपनसेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका 3 फेज RLC लोड, दिस इज 3 फेज RLC लोड, दिस इज step wind 3 phase transformer, so it can step up your generated voltage, है ना।
and this is RLC load. This is scope to visualize the ABC waveforms of your electrical magnitude. This is synchronous compensator, compensate your electricity if load is maximized. If generation point is failure, then it will compensate the extra load on this grid or minimum load on this grid. तो ये आपका प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद ये बस है, ठीक है, ये इस बस का हम यूज कर रहे हैं। ये ब्लॉक जो है, अगर हम इसके फीचर्स को पढ़ना चाहें मैटलैब में, तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसके ब्लॉक पैरामीटर खुल जाते हैं। ब्लॉक पैरामीटर की ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपका कंपनसेटर है, ये आपका स्कोप है, ये क्या कहा जाता है मैटलैब के सिमुलिंक में, ब्लॉक कहा जाता है। इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक के पैरामीटर दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या है, बस 2-1 है, 3 फेज VI मेजरमेंट है। VI का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज और करंट का मेजर कर रहे हैं। कैसे, 3 फेज में। मास्क है ये, आइडियल 3 फेज वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट। तो इसमें क्या है, 3 फेज वोल्टेज को और करंट को मेजर कर रहे हैं। द ब्लॉक कैन आउटपुट द वोल्टेजेस एंड करंट इन पर यूनिट वैल्यूज। पर यूनिट वैल्यू में मेजर को करंट कर रहा है, और किस में, किस यूनिट में मेजर कर रहा है, वोल्ट्स में और एम्पियर्स में। फिर उसके बाद आते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या है, वोल्टेज मेजरमेंट फेज टू ग्राउंड, मतलब किसके रिस्पेक्ट में फेज मेजरमेंट हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फिर हम लेवल यूज कर सकते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर उसकी लेवलिंग हो जाएगी। वोल्टेज इन PU, ये कुछ मेजरमेंट अलग होता है। अच्छा, आप सभी चीजें एक ब्लॉक की नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में एक एक ब्लॉक को क्लैरिफाई किया होता है। बेस पावर देख लें तो 100 E की पावर 6, 100 E की पावर 6 का मतलब हो गया 1 मेगावाट। 1 मेगावाट वोल्टेज है, 1 मेगा वोल्टेज है, या कह सकते हैं 10 की पावर 6, या यहाँ पे 100 की पावर 6 है। बात समझ रहे हैं आप। तो 100 की पावर 6 का आपका वोल्टेज और VA इसका यूनिट है। VA यूनिट समझ रहे हैं, जैसे कि आपका वॉट होता है वैसे ही VA यूनिट होती है। हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को VA में मेजर करते हैं, लेकिन अगर कोई अप्लायंसेस है तो उसको हम वॉट में मेजर करते हैं। जैसे कि हमारी लैपटॉप जो है उसका चार्जर 50 वॉट का है, उसको हम VA में नहीं देंगे, लेकिन अगर हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो उसे VA में मेजर करेंगे। फिर आता है नॉमिनल वोल्टेज यूज फॉर PU मेजरमेंट। तो नॉमिनल वोल्टेज क्या है, VRMS, फेज टू फेज। जैसे आपका फेज ये इस तरीके का है, आपका फेज ये साइन वेव में है, तो फेज टू फेज मेजरमेंट को क्या कहेंगे, VRMS। RMS की वैल्यू क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया। इसकी हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बस की, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हमारे पैरामीटर्स हो गए, लेकिन इस बस का काम क्या है, what is the significance of this bus in this project? So it will take the power in 3 phase. You can see it will take signal A, signal B, signal C. So it will take 3 phases A, B, C and output small a, small b and small c. It will out the same signal magnitude in this direction, but we can use this bus, this block to measure its properties. क्या मेजर कर सकते हैं, इसका फेज, मैग्नीट्यूड, फेजर, इसी में ही हम दो चीजें मेजर कर सकते हैं। VABC, देखिए VABC मेजर कर रहा है यहाँ पे। ये सिग्नल कौन सा है, ये VABC, मतलब आपका वोल्टेज, तीनों वेवफॉर्म का वोल्टेज आ जाएगा, सिग्नल स्कोप में प्लॉट हो जाएगा। इसमें क्या है, IABC, मतलब उस ABC जो आपका वेवफॉर्म फेजेस हैं उनका करंट आ जाएगा। तो ये जितनी भी बसेस लगी हैं उनके तीनों फेजेस का एक साथ एक ही में प्लॉट हो जाएगा वोल्टेज, और एक ही साथ करंट भी प्लॉट हो जाएगा। तो ये हमने ब्लॉक देख लिए, स्कोप के बारे में समझ लिया। डबल क्लिक करेंगे तो स्कोप खुल जाएगा। अब वो स्कोप वहां की वैल्यूज को बता देगा। इसको अभी हम क्रॉस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे हमने फॉल्ट अकर किए, तो ये ब्लॉक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लेक्चर। क्या इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं ये फॉल्ट अकर करने का ब्लॉक है। ये है 3 फेज फॉल्ट, मतलब फॉल्ट अकर कर रहे हैं हम मैनुअली, लेकिन अगर ग्रिड पे होगा तो फॉल्ट वहां पे वेदर कंडीशन से अकर हो सकती है। कहीं पर आंधी चली तो 3 तार आपस में लड़ गए तो वो फॉल्ट अकर होगी। कहीं पर भूकंप आ गया तो सारे खंबे गिर गए तो वो फॉल्ट अकर होगी। लेकिन यहाँ पे हम मैनुअली फॉल्ट अकर कर रहे हैं, किनमें, ABC फेजेस में। तो इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक जो है आपका सिमुलिंक में अवेलेबल होता है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। ये 3 फेज फॉल्ट है, 3 फेज फॉल्ट का मास्क है, हमने 3 फेज फॉल्ट जनरेट की है। तो
तो इसमें हम स्विचिंग टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो फेज, वो जो फॉल्ट है वो कितनी बार कितनी फ्रीक्वेंसी में अकर होगी, फॉल्ट जो है किन फेजेस के बीच में अकर होगी, फेज ए या फेज सी के बीच में और ग्राउंड के बीच में, फेज ए बी सी और ग्राउंड के बीच में अगर हम चारों पे टिक कर दें तो चारों पे फेज अकर होगी। एक्सटर्नल स्विचिंग सिस्टम भी हम, फिर उसके बाद ग्राउंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, स्नबर रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना। ये सभी आपके पैरामीटर्स आप डिसाइड कर सकते हो आपकी फॉल्ट में, ठीक है। तो ये हमारा, हमने फॉल्ट देख ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद अगला हम चीज देखते हैं, ये स्कोप। इस स्कोप का हमने क्या यूज किया है, इसमें हमने 4 वेवफॉर्म को यूज किया। 4 वेवफॉर्म हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि हमने वी बस 1, वी बस 2, वी बस 7, वी बस 10, मतलब हमने 4 जगह पीएमयू लगाए हैं। पीएमयू का मतलब फेज मेजरमेंट यूनिट जो है 4 बसेस पे लगाए हैं। ये 14 बस का प्रोजेक्ट है, तो हमने 4 बसेस पे फेजर मेजरमेंट यूनिट लगाया है और उसकी वैल्यू को इस स्कोप में प्लॉट करवाया है। अच्छा, वो बसेस कहाँ से आ रही हैं वो देखिए। अब आता है इससे भी मेन कंपोनेंट इस लेक्चर का कि फेज मेजरमेंट यूनिट कहाँ पर आपको मिलेगी और कैसा होता है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को आपको जिप फोल्डर में सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। ये आप डबल क्लिक करेंगे तो यही ब्लॉक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट का, मतलब ये जान है इस प्रोजेक्ट की। तो आप इसको कंट्रोल प्लस करेंगे और जब ओपन करेंगे तो ये देखिए PMU, PLL बेस्ड पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। PLL का मतलब क्या होता है, फेज लॉक्ड लूप बेस्ड पॉजिटिव सीक्वेंस। ये पॉजिटिव सीक्वेंस को ही मेजर करेगा। मतलब अगर आप नेगेटिव सीक्वेंस देखेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब हुआ आप पॉजिटिव टाइम में चलेंगे। अगर आप 0 सेकंड के टाइम से रिस्पेक्ट में देखते हैं तो आप आगे आने वाले सीक्वेंस को ही मेजर करेंगे, ठीक है। ये आपका ब्लॉक जो है आपके सिमिलिंक में मिल जाएगा। अच्छा, सिमिलिंक में ब्लॉक कैसे ढूंढे जाते हैं, इसको अगर हम देखें तो हम यहाँ पे मॉडलिंग में जाएंगे। मॉडलिंग में क्लिक करके हम मॉडल एक्सप्लोरर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका मॉडल है वो एक्सप्लोर हो जाएगा, एक एक डिटेल करेगा। या अगर हमें किसी मॉडल को ढूंढना है कि हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमुलेशन में गए, फिर उसके बाद लाइब्रेरी ब्राउजर में जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें क्या है, लाइब्रेरी ब्राउजर। मतलब सिमुलिंक में जितने भी ब्लॉक होंगे वो आपको इस लाइब्रेरी में मिलेंगे। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। तो हम दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल, तो हमने दबा दिया कंट्रोल शिफ्ट और एल। और थोड़े से प्रोसेसिंग के बाद, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्टवेयर है और ये अपनी फाइल्स को आपके सी ड्राइव से उठाएगा। अगर सी ड्राइव आपकी हार्ड डिस्क है, प्राइमरी है, तो वो देर लगेगी। यहाँ पे आपने देखा लाइब्रेरी खुल गई है। ये सिमुलिंक के आपके सभी पार्ट्स हैं। सिमुलिंक में क्या है, कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, तो आपके बस हो गए, बस सेलेक्टर हो गया, कांस्टेंट हो गया, वन कन्वर्जन हो गया, डिले हो गया, डिमक्स हो गया, डिस्क्रीट टाइम इंटीग्रेटर हो गया, गेन हो गया, ग्राउंड हो गया, इंटीग्रेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर है, प्रोडक्ट है, रिलेशनल ऑपरेटर है, स्कोप है, सम है, स्विच है, टर्मिनेटर है। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस में अगर देखें तो क्या आते हैं, तो कॉन्टिन्यूस में डेरिवेटिव आ गए। जो आपका जितना भी डिफरेंशिएशन है, जितनी भी आपने 12th में डिफरेंशिएशन कैलकुलस पढ़ी है, वो इन इक्वेशंस में यूज होती है। इन इक्वेशंस में उनके फॉर्मूलाज इनबिल्ट हैं। आप यहाँ पे सिग्नल डालेंगे, उसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला लग जाएगा। आप इसमें यहाँ पे सिग्नल डालेंगे और इन वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करेंगे, ये चीज़ बन जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में अगर देखें तो इस तरीके के आप इंजन को, इस तरीके के आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। फिर डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हम देखेंगे, ले सकते हैं कि हिट क्रॉसिंग है, डेड जोन है, इस तरीके का हम इनको, मतलब आपका मैट लैब, आपका सिमुलिंक एक अथाह सागर है। आप जितना सीखेंगे उतना ही आप खोजते चले जाएंगे। लेकिन आपको केवल अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो आप कैसे खोजेंगे, PMU डाल देंगे यहाँ पे, PMU, इसके सर्च बॉक्स में PMU डालेंगे और इंटर करेंगे। नहीं मिल रहा है अगर, तो फिर से पूरा डाल देंगे, फेज मेजरमेंट, इंटर मारा, फेज मेजरमेंट डाला हमने। अब इससे रिलेटेड जितने भी ब्लॉक होंगे आपके खुलने लगेंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम देते हैं हम इसको, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें फेज मेजरमेंट से अभी सर्च नहीं आया, ठीक है। तो ये आपको ढूंढने में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है,
लेकिन अगर आप इसको फेज़ मेजरमेंट को अभी हम किस में ढूंढ रहे हैं, अभी हम सिमुलिंक के बेसिक मॉडल में ढूंढ रहे हैं, तो ये केवल सिग्नल राउटिंग ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट स्पेसिफाइड पार्टीशन में देखें तो हमें मिल सकता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पे वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिमस्केप में जा सकते हैं, या फिर चलिए इस पे रहने दीजिए, क्योंकि आपको ब्लॉक पहले ही मिल चुका है, वरना यहीं से अगर खोजेंगे तो मिलेगा। अभी हम इसकी बात करते हैं। इस पर हमने डबल क्लिक किया और ये आपका खुल गया। फेज मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, पीएमयू क्या है, ये पीएलएल बेस्ड है, फेज लॉग लूप बेस्ड है। पॉजिटिव सीक्वेंस इसको हम मेजर करते हैं। कंप्यूट्स मैग्नीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ अ थ्री फेज बैलेंस्ड और अनबैलेंस सिग्नल, चाहे वो बैलेंस सिग्नल हो चाहे वो अनबैलेंस सिग्नल हो, उसका मैग्नीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी को ये मेजर करता है। द पीएमयू ब्लॉक यूज ए फेज लॉग लूप टू डिटरमाइन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड अ positive sequence measurement over a running window of one cycle of the fundamental frequency। तो ये एक साइकिल के पॉजिटिव सीक्वेंस को मेजर करता है। तो इसकी आप डिटेल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज में, सैम्पलिंग रेट जो है नाइक्विस्ट पॉइंट जो कहलाता है वो पॉइंट पर साइकिल रहेगा। रिपोर्टिंग फैक्टर की यहाँ पे कुछ आवश्यकता जरूरत नहीं है। नो नीड टू चेंज दीज पैरामीटर्स, फिक्स दीज एज इट इज। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देंगे। तो ये आपका फेस मेजरमेंट यूनिट हमने देखी है, इसको हम कंट्रोल माइनस करते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 पीएमयू ली हैं, तो ये वी बस 1 मतलब जो बस 1 है उसका हमने वोल्टेज यहाँ पे इंटर किया है, बस 2 का वोल्टेज यहाँ पे इंटर किया है, बस 7 का, बस 10 का। अब इन बसेस का हमने मेजर करके इन चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो इस स्कोप में ले आए हैं, मैग्नीट्यूड को इस स्कोप में ले आए हैं चारों पीएमयू का। फिर चारों का जो फेजर एंगल है वो इस मक्स में ले आए हैं, मक्स 2 में। मक्स का मतलब सारे सिग्नल को हमने मक्स कर दिया, मल्टीप्लेक्स कर दिया। फिर चारों की फ्रीक्वेंसी को हमने इस मक्स में कर दिया। अब इन मक्स को हम इस स्कोप में प्लॉट कर लेंगे। तो अब हम इसको रन करते हैं। जैसे ही हम रन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे आपके डायलॉग बॉक्स में आने लगेगा 2% कंपाइलिंग, और ये आपका कुछ गोल गोल घूमने लगेगा। इट विल विजुलाइज एज सर्चिंग बार, then it will compile itself. It takes time around 10 or 20 seconds, depends upon your processor speed और SSD। यहाँ पे जैसे ही एक साउंड आएगा टुन का, टुन, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस हो चुका है। स्कोप में जाएंगे, स्कोप में देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्कोप में वैल्यूज़ कुछ दिखाई पड़ रही हैं, पर ये वैल्यूज़ आप कहेंगे ये केवल इसी साइड में है, पूरे में क्यों नहीं है? तो पूरे में आप यहाँ पे जाएंगे, इसको फुल्ली मैक्सिमाइज करेंगे, तो इस तरीके की आपकी वैल्यू दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ये आपका IEEE 14 बेस्ड है। आपका 39 का भी सेम रिजल्ट आएगा, बस आपको फेजेस को जोड़ना है, PLL लगाना है, PLL में V बस 1 V बस 2 उनको अटैच करना है, और ये आपको सीक्वेंस दिखाई पड़ने लगेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे फॉल्ट अकर हुई है वहाँ का फेज जो है मैग्नीट्यूड डिफ्लेक्ट करके डाउन हो गया है। तो ये आपने देखा रेड और सियान मैग्नेटा का मैग्नीट्यूड डाउन हुआ है, मतलब यहाँ पे ही फॉल्ट अकर हुई है। बाकी ये लैग भी कर गया है। तो ये जो दो चीज़ें हैं आपको एनालाइज करनी है और आपका प्रोजेक्ट डन हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कनेक्शन बताएंगे कि आपको कनेक्शन कैसे करने हैं। थैंक यू। बाकी आप अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे काम करते रहिए और C ड्राइव को खाली रखिएगा, स्पेस को एम्प्टी रखिएगा, एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस को ऑन मत करिएगा। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।